स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर श्वेता जमशेदपुर वर्कर्स कॉलेज के इतिहास विभाग से आज मैं लेकर आई हूँ सेमेस्टर 3 का जो आपका पेपर है दिल्ली सल्तनत। उसी से आज मैं एक टॉपिक लाई हूँ जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है गौरी विजय के कारण क्या थे, उनके आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिणामों को हम उसी पर हम चर्चा करेंगे। यानी मोहम्मद गौरी जब भारत पर आक्रमण किया था और उसकी विजय हुई थी, उसके क्या कारण हुए थे और क्या आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिणाम भारत में गौरी विजय के क्या हुए थे, उस पर हम आज चर्चा करेंगे। चलिए स्टूडेंट, महमूद गजनवी के बाद भारत पर एक दूसरे महत्वपूर्ण तुर्क विजेता का आक्रमण हुआ, जो भारतीय इतिहास में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के नाम से प्रसिद्ध है। वह बहुत ही महत्वाकांक्षी और साहसी व्यक्ति था। गजनी का शासक होने के नाते वह अपने को पंजाब का न्यायोचित अधिकारी भी समझता था, क्योंकि पहले पंजाब गजनी साम्राज्य का अंग रह चुका था। मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में इस्लाम के विरोधी माने जाने वाले करमाथी लोगों द्वारा शासित मुल्तान पर हुआ था। गौरी ने मुल्तान पर अधिकार कर लिया और साथ ही कच्छ तथा दक्षिणी सिंध को भी उसने अपने कब्जे में ले लिया। गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में गुजरात पर हुआ, लेकिन गुजरात के शासक भीम द्वितीय ने गौरी को बुरी तरह से हराकर देश से खदेड़ दिया था। उसके बाद भी गौरी ने पंजाब पर आक्रमण किया और सबसे पहले पेशावर तथा फिर लाहौर के ऊपर उसने अपना अधिकार कर लिया। 1186 में उसका सियालकोट के दुर्ग पर भी अधिकार हो गया। लगभग इसी समय दिल्ली का शासक पृथ्वीराज चौहान भी पंजाब पर अधिकार करने का प्रयास कर रहा था। अतः दोनों के बीच भटिंडा के क्षेत्र पर अधिकार के लिए संघर्ष हुआ। लेकिन 1991 ईस्वी का तराइन का जो पहला युद्ध हुआ, उसमें मोहम्मद गौरी के लिए बहुत बड़ी उसकी हार हुई। इस युद्ध में वह पराजित हुआ और बड़ी कठिनाई से गजनी सुरक्षित लौट सका। मोहम्मद गौरी ने अपनी इस पराजय को याद रखा और फिर से 1152 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को टक्कर दी। विजय प्राप्त करने के बाद उसने उत्तरी भारत पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। उसने दिल्ली में तोमर वंश के राजकुमार को तथा अजमेर में पृथ्वीराज के पुत्र गोविंदराज को शासक बनाया। साथ ही दिल्ली के निकट भारतीय शासकों पर भी नजर रखने के लिए अपने सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त कर वह गजनी वापस लौट गया। 1194 ईस्वी में गौरी ने फिर से भारत पर आक्रमण कर चंदावर के युद्ध में कन्नौज और बनारस के गढ़वाल शासक जयचंद्र को पराजित किया और अपने साम्राज्य का विस्तार बिहार की सीमा तक कर लिया। 1195-96 में गौरी ने बयाना और ग्वालियर पर भी अधिकार कर लिया। 1206 में मोहम्मद गौरी भारत से गजनी वापस चला गया। सिंध नदी के तट पर ही खोखर नामक लड़ाकू जातियों ने उसे मार डाला। इस तरह मोहम्मद गौरी का अंत हो गया। मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय भारत में राजनीतिक एकता का पूरी तरह से अभाव था। सीमा के क्षेत्रों की रक्षा का कोई उचित प्रबंध नहीं था। इसीलिए तुर्क आक्रमणकारियों के लिए भारत में प्रवेश का मार्ग हमेशा ही खुला रहता था। तुर्कों का राज्य केंद्र के अधीन सुव्यवस्थित था। तुर्क शक्तिशाली सैनिकों के गठबंधन बनाने में भी सफल रहे। भारत में सामंती प्रथा के कारण शासकों के हाथ में आर्थिक साधन सीमित थे, जिसका लाभ तुर्कों को मिल गया।
तुर्कों की सेना एक संगठित सेना थी। उनका सैनिक प्रशिक्षण तथा कार्य कुशलता भी उच्च कोटि की थी। इसके अतिरिक्त तुर्कों की रण पद्धति भी अधिक उन्नत थी। तुर्क भारतीयों की अपेक्षा घोड़े का प्रयोग अधिक करते थे, जिस पर खड़े होकर भी वे आसानी से हथियार चला सकते थे, लंबी यात्रा कर सकते थे। तुर्की घोड़े नाल युक्त होने के कारण सुरक्षित रहते थे। भारतीय चमड़े को अशुद्ध मानते थे, जबकि तुर्की सेनाएं जीन के रूप में इसका प्रयोग करती थी। तुर्क सैनिक लोहे का सुरक्षा कवच भी पहनते थे। वे धनुष विद्या में निपुण थे और जलते हुए तीरों का उपयोग भी करते थे। इन सभी सम्मिलित कारणों से तुर्कों की विजय को असंभावी बना दिया। तुर्क आक्रमण के कारण भारत पर सबसे न्यूनाधिक रूप से आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रभाव पड़ा। तुर्कों के आगमन के पहले राजपूत शासनकाल में सामंती शासन व्यवस्था के कारण व्यापार और वाणिज्य स्थिति पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। नगरीय जीवन भी पूरी तरह से खत्म अवस्था में था, लेकिन तुर्की आक्रमण के फलस्वरूप इस व्यवस्था की जड़ समाप्त हुई और उत्तरी भारत में हस्तशिल्प उत्पादन के विकास हुआ। मुद्रा प्रणाली के प्रचलन ने व्यापार एवं नगरों का पुनरुद्धार किया। सामाजिक जीवन में तुर्क आक्रमण का प्रभाव धीरे धीरे स्पष्ट हुआ। सबसे पहले इस्लाम का विस्तार और बड़े क्षेत्रों में हुआ। इस्लाम का प्रचार होने लगा, बड़े क्षेत्रों में इसका विस्तार होने लगा। हिंदू समाज की निम्न जातियों ने इस्लाम धर्म में परिवर्तन होने लगे, यानी हिंदू समाज की जो निम्न जातियाँ थी, हिंदू समाज में बहुत ही खराब दृष्टि से देखा जाता था, उनका शोषण किया जाता था। उन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया और इस्लाम धर्म में वो परिवर्तित होने लगे। दूसरी ओर हिंदू समाज में भी सुधार के प्रयास भक्ति आंदोलन के रूप में सामने आए। इसके अतिरिक्त सूफियों के विचारों का प्रभाव भी भक्ति संतों पर पड़ा तथा भक्ति के सिद्धांतों का प्रभाव सूफी संतों पर पड़ा और भारत की क्षेत्रीय भाषा तथा स्थापत्य शैली के विकास को भी तुर्क आक्रमण ने प्रभावित किया। इससे मिश्रित भाषा और संस्कृति को भी बढ़ावा मिला। तो अब हम यह स्पष्ट कर सकते हैं कि तुर्क आक्रमण भारतीय इतिहास में कोई आधारभूत परिवर्तन तो नहीं ला सका, लेकिन इन हमलों ने जीवन के सभी स्तरों पर एक नए तत्व पैदा किए, जो धीरे धीरे भारतीय सभ्यता में समाहित होने लगे। तो स्टूडेंट, ये थे मोहम्मद गोरी के भारत पर आक्रमण के सामाजिक सांस्कृतिक परिणाम और उसके आक्रमण के क्या कारण थे। इसे मैंने संक्षेप में बताया है, कोशिश की है कि सारी चीज़ों को कम में समेट पाऊँ और इसे आप शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। आगे के लिए फिर मिलूँगी।